जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 के एग्ज़ाम की जो भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए जीके जीएस के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में आज का ये टेस्ट पेपर होने वाला है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो मैं पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। आज का ये आपका टेस्ट पेपर है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे और उसमें से आपका क्या स्कोर हो रहा है ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आपने अगर कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो तो आज की ये टेस्ट पेपर आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और देखो यहाँ पे पहले तो वो मेरे सभी भाई बहन हैं जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे अजरुद्दीन भैया कह रहे हैं नाइस क्लास सर, और अनीता द्विवेदी कह रही हैं थैंक्स भैया जी, बेटा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऋषि सिंह यहाँ पे पीडीएफ भेज दीजिए भैया, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, मेरी अभी तबीयत सही नहीं है, मुझे आज तो बहुत ज़्यादा फीवर है और जुकाम भी है और खांसी भी है, दर्द भी हो रहा पूरी बॉडी में। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा दोस्त, लेकिन आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री मिलेगी। और यहाँ पे देखो इट्स मीतू है कह रही है गुड्स एंड सर्विस टैक्स फुल फॉर्म 1 जुलाई 2017 को, हाँ बेटा। और यहाँ पे देखो यहाँ पे अंकित गुजर भैया सर मुझे भी सिलेक्शन लेना है। भाई देखो कहते हैं ना कि परों को खोल जवाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। सिलेक्शन लेना है तो दोस्त मेहनत करो सिलेक्शन वाली। और यहाँ पे देखो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा, ये मैं अपनी आत्मा से आपको दुआ देता हूँ। और यहाँ पे देखो अर्जुन प्रताप भैया कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर भैया, गुड मॉर्निंग। और आप तो वैसे भी रात को 2 बजे 2:30 बजे अक्सर मिल जाते हो पढ़ते हुए, मैंने आपको देखा है लाइव। और यहाँ पे देखो रामचंद्र भैया हैं, जय हिंद सर। सर टॉपिक कहाँ से स्टार्ट होंगे? भाई टॉपिक वाइज अगर क्लास चाहिए तो ठीक है, मैं एक आपको टॉपिक वाइज क्लास भी करा दूंगा। और नितेश आर्य है यहाँ पे, और शबीना बधाई कर रही है भाई। हाँ सभी को मैं बता दूं 20K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा। और शायद मुझे ये उम्मीद नहीं थी, है ना, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मैं आपका जीवन भर आभारी रहूँगा दोस्तों। और यहाँ पे देखो सौरभ सिंह कह रहे हैं कि सर हिस्ट्री का सर जी हिस्ट्री का सर जी कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं, तो ठीक है हिस्ट्री के भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो शिजवान गुड इवनिंग। और यहाँ पे मनदीप भैया है और करणवीर भैया हैं, कह रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, आपको मेरा प्रणाम भैया, खुश रहो हमेशा। और सीमा कुमारी कह रही हैं सुपर क्लास है सर जी, भाई सीमा आप खुश रहिएगा। यहाँ पे जयदीप कुमार, आपसे अच्छा कोई नहीं पढ़ाता है पूरे यूट्यूब पे। भैया जयवीर भैया ऐसा नहीं है, बस क्या है ना, हम जिसकी बात को समझ पाएँ, है ना, हमारे जो समझ में आ जाता है हमें लगता है कि इससे बेहतर कोई दूसरा नहीं है। तो बिल्कुल दोस्त। और यहाँ पे देखो सचिन भैया हैं, सरोज हैं, और आपको भैया जयवीर भैया बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे सोनू खन्ना भैया प्रॉपर कमेंट करते हैं। ये हमारे क्या है, रामबू संबा और अंशु यादव, योगेश भैया, और यहाँ पे ओमवती हैं। सर मैं अपनी इस बार पूरी जान लगा दूंगी सिलेक्शन के लिए, कुछ हो जाए मुझे इस बार सिलेक्शन लेना है। तो बिल्कुल ये वाली मेंटिलिटी रखिएगा कि कुछ भी हो जाए मुझे सिलेक्शन लेना है, तो भाई बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे हेमंत भैया आंसर कर रहे हैं, सबीना है और सोनू कुमार है। तो चलते हैं दोस्त बिना किसी देरी के अपनी क्लास की तरफ। और मैं आपको बता दूं आज ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि मेरी तबीयत भी सही नहीं है। और जो है आपका ये टेस्ट पेपर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप बताइएगा कि पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में आयोग घोषित किया गया है? तो भैया मैं आपको बता दूं इन्हें फाइनल में किया गया था, है ना। इनका थोड़ा सा वेट बढ़ गया था 100 ग्राम, तो इन्हें फिर आयोग को घोषित कर दिया, वो भी फाइनल में। तो यहाँ पे याद रखना भैया ये 50 किलोग्राम में थी, ठीक है ना। कौन से वर्ग में थी? 50 किलोग्राम में थी, तो ये आप याद रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है क्योंकि ये पेरिस ओलंपिक से संबंधित है। और चलता है अपने अगले प्रश्न पे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह एक कथन किसका है? तो भैया इसका जवाब करिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं उम्मीद करता हूँ आपने जवाब कर दिया होगा। और यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो हो जाएगा अरस्तु। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। और देखो मैगस्थनीज से इंडिका जरूर याद रखना, इनकी पुस्तक थी इंडिका, ठीक है ना, ये जरूर याद रखना। हो सकता है पूछ लिया जाए। आचार्य चाणक्य जी से आप वो याद रखना, अर्थशास्त्र, है ना, अर्थशास्त्र, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, है ना, तो ये इनके नाम है कौटिल्य, ये आप याद रखना। और इनसे अर्थशास्त्र को आप जरूर याद रखिएगा। और ये आपको बता दूं ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे, है ना। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के ये प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है हाल ही में कहाँ से रुद्रा M सेकेंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो भैया रुद्रा M
रुद्राम सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? देखो भैया मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो तो हो जाएगा उड़ीसा तट से, है ना। उड़ीसा तट से जो वायुसेना है ना, वायुसेना के प्लेन से किया गया था, तो ये आप याद रखेंगे, और उड़ीसा के तट से किया गया था। तो बिल्कुल आप इसको नोट कर लो, देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो हाँ दिया है, किस शहर ने अपने आप को वैश्विक गेमिंग बाज़ार में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाने के लिए गेमिंग वीज़ा लॉन्च किया है? तो भैया देखो ये आपके करंट से संबंधित क्वेश्चन है, और यहाँ पे आप बताइएगा कि वो कौन सा देश है, कौन सा शहर है। तो यहाँ पे आपका जो बिल्कुल सही जवाब है वो दुबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? दुबई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे दिया है, ओलंपिक प्रतीक में काला गोला किसे दर्शाता है? ओलंपिक प्रतीक में काला गोला किसे दर्शाता है? तो फटाफट इसका जवाब करिएगा। सॉरी। और यहाँ पे देखिए मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है ना वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, सॉरी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि पता है आपको काला गोला जो है ना ये किसे दर्शाता है? तो याद रखना भैया, ये अफ्रीका को दर्शाता है। किसे दर्शाता है? अफ्रीका को दर्शाता है ना। देखो 5 गोले होते हैं ना, 1 2 3 ऐसे पड़े होते हैं ना 5 गोले ओलंपिक में। तो ये जो 5 गोले हैं ना, इनका मतलब है इनमें अलग अलग सभी महाद्वीप हैं। देखो अफ्रीका महाद्वीप इधर आ गया, ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया को पता है कौन सा गोला दर्शाता है? तो याद रखना भैया, अगर ऑस्ट्रेलिया पूछा जाएगा तो याद रखना हरा गोला। कौन सा? हरा। देखो लिख लो, ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है ना। यहाँ पे देखो अमेरिका जो है ना, अमेरिका को कौन सा गोला दर्शाता है? तो याद रखना भैया, लाल गोला दर्शाता है। कौन सा? लाल। एशिया महाद्वीप को कौन सा गोला दर्शाता है? तो एशिया महाद्वीप की अगर बात करेंगे तो याद रखना पीला गोला दर्शाता है। क्या? पीला गोला। देखो पीला गोला एशिया का, लाल गोला अमेरिका, और हरा गोला ऑस्ट्रेलिया, काला गोला गोला जो है वो हो जाएगा आपका अफ्रीका। अब यहाँ पे एक बच रहा आपका नीला गोला, है ना। एक नीला गोला भी तो होता है ना। नीला गोला जो है ये किससे संबंधित है? तो याद रखना भैया, ये यूरोप से है ना। देखो मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा डिटेल ना करें, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे लगता है कि आपको बताऊँगा तो आपको समझ आएगा। अगर कोई लिख रहा होगा तो उसे हेल्प मिलेगी। और देखो यहाँ दिया है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है? लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो किस में निहित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे ये आपका ये क्या हो जाएगा? राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आपका सही जवाब हो जाएंगे। और ये आप ध्यान रखेंगे, देखो ये पूछा जा सकता है। आर्टिकल भी याद रखना, ये कौन से आर्टिकल में मिलते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आर्टिकल है वो ये आपके जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये 36 से 51 तक मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये आप आर्टिकल को भी ध्यान में रखेंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये 32 में है ना। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। और देखो आपका क्या स्कोर होगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। 7वां क्वेश्चन है, कितने सही हुए कितने गलत हुए आप कमेंट बॉक्स में साथ में बताते जाओ। और यहाँ पे देखो दिया है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। तो भैया देखो, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? देखो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है ना। सॉरी, आज बहुत तेज़ मुझे जुकाम और फीवर भी बहुत तेज़ है। अब यहाँ पे जो सही जवाब है वो हमारा 17 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 17 मीटर, ऑप्शन सी। आज आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आज मेरी तबीयत सही नहीं है, लेकिन मैं फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपकी क्लास जो है वो ना रुके, है ना। अब जब अगर ज़्यादा ही तबीयत गड़बड़ हो जाएगी तो फिर मजबूरी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जब तक मेरी तबीयत थोड़ी भी अगर सही होगी तो मैं ज़रूर क्लास लेके आऊँगा। और देखो एक चीज़ बता दूँ कि स्पष्ट देखने के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ये भी याद रखना, ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। देखने के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। इससे कम दूरी होगी तो आपको दिखेगा नहीं। और देखो 17 मीटर जो है ये न्यूनतम दूरी होती है। जो बोलता है और हम बैठ के सुनते हैं तो उनके बीच की जो दूरी है वो न्यूनतम 17 मीटर होनी चाहिए। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो यहाँ पे ये मुझे लग रहा है इंग्लिश में तो गड़बड़ है ना। तो आप बताइएगा यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगी। और मुझे पता है आपने शायद राष्ट्रपति जी को भी कुछ लोगों ने किया होगा,
सॉरी। और चलते हैं दोस्त इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखो दिया है एनटीपीसी लिमिटेड ने एटीडी वेस्ट अवार्ड 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया है। तो एनटीपीसी लिमिटेड ने एटीडी वेस्ट अवार्ड 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे दोस्तों। याद रखना जो एनटीपीसी है ना, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है ना, तो इसका जो एटीडी वेस्ट अवार्ड में ना इसने तीसरा स्थान हासिल किया है। सॉरी, कौन सा स्थान, तीसरा स्थान हासिल किया है। और इसका जो इस एटीडी वेस्ट अवार्ड जो है, इसका आयोजन जो है ना वो कहाँ पर हुआ था, याद रखना अमेरिका में हुआ था। कहाँ पर, सॉरी, अमेरिका में हुआ था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। और यहाँ पे ये भी दोस्त बताना है आपको कि किसने की थी। सॉरी, यहाँ पे आपको ये भी बताना है कि सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है वो किसने की थी। तो यहाँ पे आप बताइएगा पहले तो ये हुई कब थी। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो 1873 हो जाएगा। और मुझे पता है आपने यही आंसर भी किया होगा, है ना। 1873 वो डेट थी 24 सितंबर 1873 में हुआ था। अब ये ज्योतिबा फूले जी ने की थी। किसने, ज्योतिबा फूले जी ने की थी इसकी स्थापना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो 1828 है ये डेट भी आपके लिए सॉरी ये साल भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। किसकी, ब्रह्म समाज की। किसने की थी, राजा राम मोहन राय जी ने। किसने की थी, राजा राम मोहन राय जी ने। 1867 में बताओ किसकी स्थापना हुई थी। तो याद रखना वेद समाज की स्थापना हुई थी। सॉरी, किसकी स्थापना हुई थी, वेद समाज की हुई थी 1867 में। किसने की थी, तो याद रखना केशव चंद्र सेन जी ने। किसने, केशव चंद्र सेन जी। तो केशव चंद्र सेन जी को भी आप याद रखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अभी मैंने थोड़ा मेडिसिन खाया, दवा ली, तब थोड़ा ऐसा लगा मुझे कि हाँ मैं आप लोगों के साथ में क्लास कर लूँ, क्योंकि बाद में पता नहीं कि अगर तेज़ फीवर आ गया तो फिर नहीं हो पाएगी, छुट्टी हो जाएगी। कल वैसे भी संडे है ना। तो बिल्कुल दोस्त, और आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो उसके लिए पहले तो सभी को धन्यवाद, क्योंकि 20 के मेरे कंप्लीट हो गए और आपकी पार्टी बनती है मुझ पे, ठीक है ना। जब भी आप अपने यहाँ मुझे बुलाओगे तो पार्टी मेरी तरफ से होगी, ठीक है ना दोस्त। और यहाँ पे देखो एक समोसा और एक चाय, ये पार्टी मेरी तरफ से। देखो यहाँ दिया है किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला है। किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल दोस्त याद रखना असम राज्य को मिला है। किसे मिला है, असम राज्य को मिला है। तो ये भी आप ध्यान रखना। और देखो यहाँ पे महाराष्ट्र के चीकू को भी मिला है ना, चीकू को भी मिला है। और वो अलीबाग क्या था, अलीबाग सफ़ेद प्याज, है ना, अलीबाग सफ़ेद प्याज। तो सफ़ेद प्याज को भी आप ध्यान रखेंगे, अलीबाग सफ़ेद प्याज को भी। उत्तर प्रदेश की तिरंगा बर्फ़ी तो ज़रूरी याद रखना। और मैं आपको बता दूं, माफ़ी चाहता हूँ, देखो मैं आपको बता दूं तिरंगा बर्फ़ी के साथ साथ में सबसे ज़्यादा जो जीआई टैग मिले हैं ना वो उत्तर प्रदेश को ही मिले हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में कितने मिल चुके हैं, शायद 75 मिल चुके हैं, 75 है ना। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो यहाँ पे देखो दोस्तों ने अंदाज से आंसर किया है कि अनुच्छेद 312 है, क्योंकि उन्हें पता है कि 312 तो उन्होंने नहीं देखा था, लेकिन जो 17 है ये अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। 280 जो है ये किससे संबंधित है, मैंने कई बार आपको बताया है कि वित्त आयोग के गठन से, है ना, वित्त आयोग के गठन से। तो बिल्कुल, और यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन है। फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। याद रखना भैया भारत की पहले नंबर पे, और यहाँ पे जो टोटल सबका वो हुआ था उसमें याद रखना हमारा जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है ये आ गया, ऑप्शन सी, ठीक है ना। इसका वहाँ पे 86वां रैंक था, कितना, 86वां। और भारत में तो पहले नंबर पे फिर आ ही गई है, ठीक है ना। तो याद रखना कि भारत में पहला नंबर और वैसे
86वें नंबर पर ये ग्लोबल फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी आपकी रिलायंस है, और ये 86वें स्थान पे है। ये भी ध्यान रखना, भारत में पहले स्थान पे। तो बिल्कुल दोस्त, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है मैथिली, डोगरी और बोडो भाषा को 8वीं अनुसूची में कब स्थान दिया गया था। देखो मैं आपको बताऊँ, एक भाषा और थी, कौन सी थी, याद आया आपको? संथाली भाषा, है ना? संथाली भाषा, संथाली, मैथिली और डोगरी और बोडो भाषा, 4 भाषा है, और ये 8वीं अनुसूची में इन्हें कब स्थान दिया गया था। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे याद रखना, आपका जो सही जवाब है ना, वो 2003 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2003। ऑप्शन सी जो यहाँ पे दिया गया है आपका सही हो जाएगा। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, है ना? 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और मैं आपको बताऊं, अगर कहीं आपको गलती से 2004 लिखा हुआ मिल रहा है ना, तो याद रखना 2003 में ये जोड़ी गई थी, स्थान दिया गया था। लेकिन ये अगर पूछे कि प्रभावी हुआ था, ठीक है ना, ये कब प्रभावी हुई थी, तो 2004 में। ये भी ध्यान रखना। और यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा 2003। तो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त, और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सॉरी, यहाँ पे दिया है साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांव को मान्यता दी गई है। तो भैया ये टेस्ट पेपर है, देखो 15वां क्वेश्चन है, सोच समझ के जवाब करना दोस्त। अगर नहीं आंसर बताओ तो स्किप कर देना, लेकिन गलत जवाब मत करना, क्योंकि ये आदत पड़ जाएगी तो फिर यार पेपर में दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे सही जवाब आपका 35 गाँव हो जाएंगे। 35 जो गाँव हैं आपके यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे दिया है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ था। तो अब यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना भैया, यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो हो जाएगा 1951। ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा हमारा बिल्कुल दोस्त और राइट आंसर, ठीक है ना। कब हुआ था? 1951 में। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, बोर्ड की स्थापना पूछी जाएगी, तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखना 1905 में बोर्ड की स्थापना हुई थी, 1905 में। और भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1951 में, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। सॉरी, यहाँ पे दिया है भारतीय रेल की पहली विद्युत रेलगाड़ी कब चली थी। देखो 17वां क्वेश्चन है। मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगा और यही कहूँगा, हो सकता है मेरी जबान पे माँ सरस्वती विराजमान हो, और जो भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, इस बार सभी का सपना दोस्त इस बार पूरा होगा, सभी को 100% वर्दी मिलेगी। और मेरी यही कामना है, यही कोशिश है कि मेहनत आपकी और सफलता आपकी, है ना। मेहनत भी आप करेंगे और सफल भी आप ही होंगे। और आप थोड़ा सा भाई को यार सपोर्ट कर दो एक बार। जो भी मेरे नए दोस्त जुड़े हैं, क्लास को लाइक वाला बटन जरूर दबा दो। जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो लाइक वाला बटन दबाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर नए जुड़े हो मेरे साथ में, बेल आइकन को प्रेस कर देना। और अगर भाई की थोड़ी सी हेल्प करना चाहते हो तो थोड़ा क्लास को दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना, ठीक है ना। पता चल जाता है। और बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि भैया मैंने क्लास को शेयर किया है। और मैं आप लोगों के लिए यही दुआ करता हूँ कि आप सभी को इस बार 100% वर्दी मिलेगी। तो बिल्कुल आप चलते हैं बिना रुके अपने क्लास में और अपने प्रश्न पे। तो यहाँ पे याद रखना 3 फरवरी 1925 को चली थी। कब चली थी? ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। 3 फरवरी 1925 को पहली जो विद्युत रेलगाड़ी है वो चली थी। मुंबई से चली थी, पता है कहाँ तक? कुर्ला के बीच में, है ना, कुर्ला के बीच में। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ कुर्ला। तो मुंबई से कुर्ला के बीच में चली थी 3 फरवरी 1925 को पहली विद्युत रेलगाड़ी। तो ये आप याद रखना। देखो स्क्रीनशॉट ले लो, ये हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है कि 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के समय अंग्रेजी अधिकारी कौन था। तो भैया देखो 1857 की क्रांति से मुझे लगता है कि कोई एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए मैं आपको ज़्यादातर कोशिश करता हूँ करवाने के क्वेश्चन। तो यहाँ पे याद रखना उस टाइम भी आपका ये था कैनिंग। कौन था? ऑप्शन सी कैनिंग था, ठीक है ना, अंग्रेजी अधिकारी। और याद रखना 57 में ये हुआ था ना, 1856 में इसी के शासनकाल में वो हुआ था, क्या कहते हैं, विधवा पुनर्विवाह, है ना। विधवा पुनर्विवाह की जो शुरुआत है वो भी इसी के शासनकाल में हुई थी, विधवा पुनर्विवाह। तो ये भी आप याद रखेंगे और इसे क्या करेंगे, इसे आप नोट कर लेंगे। तो बिल्कुल दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है निम्न में से नमामि गंगे कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। निम्न में से नमामि गंगे कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? देखो सॉरी, पहले तो
देखो यहाँ पे हो जाएगा गंगा नदी को स्वच्छ और संरक्षित करना, है ना। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को भी आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सच में आज ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं बस लेट जाऊं और आराम करूं, बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन यार मैं क्या बताऊं, मैं कहता हूं ना कि मेहनत की भट्टी में तपा आदमी जो होता है ना, मेहनत की भट्टी में तपा आदमी राख नहीं खरा सोना होता है। याद रखना, राख नहीं होता है, खरा सोना होता है। तो बिल्कुल दोस्त, इसलिए मेहनत तो करनी बहुत ज़रूरी है। और फीवर आया कुछ भी है, लेकिन हमें पढ़ाई तो करनी पड़ेगी दोस्त। और यहाँ पे देखो दिया है कि निम्न में से प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। निम्न में से प्रथम विश्व युद्ध जो है वो कब हुआ था। तो याद रखना भाई 1914 से 1918 तक चला था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। और द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो भी अगर पूछ लिया जाए तो याद रखना भैया ये 1939 में स्टार्ट हुआ था और 1945 तक चला था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। 1939 से स्टार्ट हुआ था द्वितीय, 1945 तक, और प्रथम जो है 1914 से 1918 तक। ये पूछा जा सकता है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था। कोशिका के नाभिक का जो आविष्कार है वो किसने किया था दोस्त। तो याद रखना रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। मुझे उम्मीद है कि आपने यही आंसर किया होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपसे ये पूछ दूँ कि कब किया था तो आप क्या बताएंगे। तो याद रखना भैया, नोट कर लो, 1831 में किया था। कब किया था, 1831 में किया था। और वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे उन्होंने किसका आविष्कार किया था बताओ, याद आ रहा है कुछ। सॉरी, याद रखना पेंसिलिन का, है ना। किसका, पेंसिलिन का, 1928 में। तो ये आप याद रखें। पेंसिलिन जो है किसके काम आती है, मधुमेह के काम आती है क्या। मधुमेह बीमारी होती है तो क्या पेंसिलिन दिया जाता है, या किस लिए होता है पेंसिलिन, या आप मुझे ज़रूर बताएंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय क्या है। टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय जो है वो क्या है। ICC है, FIH है, या ITTP है। तो भैया यहाँ पे ITTP अगर जिसने भी सोचा था, जिसने भी आंसर किया है उसका सही हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन है ना। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन यहाँ पे आपका जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब ये जो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन है ये कब बना था, ये भी तो पूछा जा सकता है ना। तो याद रखना भैया 1926 में बना था। कब बना था दोस्त, 1926 में। और ये FIH जो है ये आपके हॉकी से संबंधित है, और ये जो आपका है ये आपका क्रिकेट से संबंधित ICC है ना। तो बिल्कुल दोस्त आप ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे दिया है ओलंपिक खेलों में समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। तो भैया बताओ, ओलंपिक खेलों में समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। देखो मैंने आपसे कहा ना कि ओलंपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो बिल्कुल अपने सब तैयार कर लेना। ये पता कौन थे, तो यहाँ पे याद रखना जो मशहूर हॉकी गोलकीपर है ना, हॉकी के गोलकीपर, मशहूर हॉकी गोलकीपर बोल सकते हैं श्री जैस जी, जो कि अब हॉकी के कोच बन गए है ना। और अब इन्होंने संन्यास ले लिया है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है बाल श्रमिक विद्या योजना किस राज्य से संबंधित है। बाल श्रमिक विद्या योजना, देखो योजनाएं जो हैं ये भी अपनी रेडी रखना। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और दूसरा मैंने एक उत्तर प्रदेश से आपको और बताई थी, मातृभूमि योजना, है ना। यहाँ पे देखो मैं गलत लिख रहा हूँ सॉरी। देखो मैंने बताई थी मातृभूमि योजना, है ना, भूमि योजना। मैं आपको बताऊँ आज थोड़ा तबीयत सही नहीं है ना, तो अगर कोई गलती हो जाए तो मैं उसके लिए पहले ही माफ़ी मांग रहा हूँ। और यहाँ पे देखो कर्नाटक से याद रखना एक योजना गृह लक्ष्मी योजना है ना, गृह लक्ष्मी योजना। और गुजरात से तो एक गो ग्रीन, आपको मैंने कई बार बताया, और हो सकता है कि गो ग्रीन पूछ भी लिया जाए, है ना। गुजरात से गो ग्रीन योजना याद रखना। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे दिया है सिडबी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार हाल में किसने संभाला है। तो भैया बताओ, यहाँ पे सिडबी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार जो है वो हाल में किसने संभाला है। तो यहाँ पे आपके जो सही जवाब है वो क्या होंगे। तो बिल्कुल आप यहाँ पे याद रखना श्री मनोज मित्तल जी आपके सही जवाब हो जाएंगे। अगर आपसे मैं पूछूं कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताओ,
मेरे कई दोस्त ऐसे होंगे जो ये कह रहे होंगे कि मुझे याद है लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा या ज़बान पे नहीं आ रहा। तो बिल्कुल दोस्त ऐसे ही होता है, लखनऊ है सिडबी का मुख्यालय, है ना। तो ये आप याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है। ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता जो है वो कौन है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो यहाँ पे देखो भैया, वो आपके सही जवाब है अमन सहारावत जी, अमन सहारावत जी, ऑप्शन सी। याद रखना इनने कौन सा वो जीता है मेडल, तो याद रखना कांस्य मेडल जीता है। कौन सा? कांस्य मेडल जीता है। तीसरा और एक चीज़ याद रखना, इन्हें कौन सी उम्र में जीता है, तो याद रखना 21 साल, जब इन्होंने जीता था ना तो 21 साल 24 दिन के थे, ये भी आप ध्यान रखना। और पीवी सिंधु भी जो है उनने भी, उनका भी पहले रिकॉर्ड था लेकिन अब वो इनके नाम हो गया है, ठीक है ना। ये उनसे भी छोटे हैं, 21 साल 24 दिन के मात्र, और इन्होंने कांस्य पदक ओलंपिक से जीता है हमारे प्यारे भारत के लिए। तो बिल्कुल दोस्त, इनके लिए एक लाइक तो बनता है और आप लाइक वाला बटन दबाइएगा दोस्त। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखा दिया है कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था। कृषि का जो आविष्कार है वो किस काल में हुआ था, तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे, तो याद रखना भैया वो हुआ था नवपाषाण युग में। कब हुआ था? नवपाषाण युग में। तो बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हमारा जो है नवपाषाण युग हो जाएगा। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। और यहाँ पे सॉरी, याद रखना जो पुरापाषाण युग है ना, इसमें आग का आविष्कार हुआ था। प्राग ऐतिहासिक काल है जो इससे पता है एक चीज़ याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो याद रखना जिस काल का कोई लिखित वर्णन ना हो, है ना, इसका कोई लिखित वर्णन नहीं है, उसे क्या कहोगे? प्राग ऐतिहासिक काल। तो ये भी याद रखना, पुरापाषाण काल में आपकी आग, नवपाषाण युग में आपकी कृषि। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखो ये गलत नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पे आपने बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, कर दिया ना। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि देखो सॉरी, पूर्वी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो आपका है हाजीपुर। कहाँ है दोस्त? हाजीपुर, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, सिकंदराबाद में आपका कौन सा है, लिख लो एक बार, दक्षिण मध्य रेलवे का, दक्षिण मध्य रेलवे का। इलाहाबाद में कौन सा है, तो याद रखना उत्तर मध्य रेलवे का, है ना। भुवनेश्वर में मैंने आपको पहले ही बताया था कि भुवनेश्वर जो उड़ीसा के पास है, तो ये तटीय वाला है। तो यहाँ पे कोई तटीय पूछेगा तो याद रखना पूर्वी तटीय रेलवे, है ना। पूर्वी तटीय रेलवे का जो मुख्यालय है वो भुवनेश्वर में, और सही जवाब आपका हाजीपुर हो जाएगा, ठीक है ना। और इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन डी जिसने भी टिक किया है आपका बिल्कुल राइट आंसर हुआ है। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है निम्नलिखित में से ऑपरेशन अमानत किससे संबंधित है। निम्नलिखित में से ऑपरेशन अमानत जो है वो किससे संबंधित है। भैया ये भारतीय रेलवे से संबंधित है ना, भारतीय। और आहट था एक, है ना, ऑपरेशन आहट, वो भी मैंने आपको बताया था। ऑपरेशन अमानत भी बताया था। ये अमानत किस लिए चलाया गया था कि भैया देखो जो यात्रियों का सामान खो जाता है ना, बैग है, फ़ोन है, पर्स है, ये सब चीज़ें जो बैग में खो जाती हैं उन्हें क्या करता है भारतीय रेलवे ट्रेस करता है और यात्रियों तक वापस पहुंचाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया था। नाभिकीय रिएक्टर जो है सबसे पहले किसने बनाया था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो यहाँ पे याद रखना भैया सबसे पहले बनाया था एनरिको फर्मी ने, है ना, एनरिको फर्मी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। भारत का जो पहला नाभिकीय रिएक्टर है वो पता कौन सा था, उसका नाम पता है? अप्सरा था। क्या था? अप्सरा। ये अप्सरा जो है इसे कब निर्मित किया गया था, तो याद रखना इसे निर्मित किया गया था 4 अगस्त 1956। हाँ सही है, 1956 को, 4 अगस्त 1956 को ये भारत का पहला अप्सरा निर्मित किया गया था। तो यह याद रखोगे। और नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया था? एनरिको फर्मी ने बनाया था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है मुग़ल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी। देखो ये ना, इसका जवाब अगर किसी ने गलत किया है तो आप पेन कॉपी उठा लो, क्लास को रोक लो यहीं, और मैं जो बताने वाला हूँ पूरा नोट कर लो। देखो
यहाँ पे याद रखना कि हुमायूं ने 1956 में दोबारा स्थापना कर दी थी मुग़ल सत्ता की, है ना। मुग़ल सत्ता में आप एक चीज़ याद रखना, देखो पहला तो आप याद रखना बाबर को, ठीक है ना, पहला बाबर याद रखना, दूसरा हुमायूं को याद रखना, ठीक है ना। मैं इसको एक ट्रिक बता देता हूँ, BHA और JSA, ठीक है ना, सॉरी। देखो बी से आपका बाबर हो जाएगा, है ना, बाबर, तो बिल्कुल आप याद रखेंगे। अब देखो एच से हुमायूं हो जाएगा, ठीक है ना, आ से अकबर हो जाएगा, जा से जहांगीर हो जाएगा, सा से शाहजहां हो जाएगा, और आ से आपका कौन सा हो जाएगा, आ से आपका औरंगजेब हो जाएगा, ठीक है ना। पहले तो ये याद रखना, ये ट्रिक देखो। अब देखो यहाँ पे किसने कब तक शासन किया, तो याद रखना इसने 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था ना, उसके बाद इसका जो लास्ट था वो 1530 था, ठीक है ना, इसका शासन बाबर का। 1526 में पानीपत, फिर पानी पिया, फिर खानवा, मतलब 1527 में खानवा का, फिर खाना खा के चाय पिया चंदेरी का 1528, फिर 1529 घग्गर मतलब घर चला गया। तो ऐसे मैंने ट्रिक से आपको पूरा याद कराया था, है ना। फिर हुमायूं याद रखना, हुमायूं ने 1530 से 1540 तक शासन कर पाया। इसके बीच में एक वो आया क्या, सूरी वंश, कौन सा, सूरी वंश। तो सूरी वंश भी याद रखना, देखो सूरी वंश आया, सूरी वंश ने फिर कब तक शासन किया, इसने ये हार गया, तो 1540 से लेके और 1555 तक भाई सूरी वंश ने शासन किया, ठीक है ना। ये चीज़ आप याद रखना, 1540 से 1555 तक। फिर 1555 में हुमायूं ने दोबारा जीत लिया और फिर से मुग़ल वंश जो है स्थापना कर दी। तो इसलिए याद रखना, यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है। अब यहाँ पे जो अकबर था सबसे लंबा भैया इसी का था, 1556 में पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, है ना, 1556 में। और फिर इसका चला था ये इसका जो काल था वो 1605 तक। कब तक, 1605 तक। यहाँ पे पूरा आएगा नहीं इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, 1605 तक। और फिर ये जो जहांगीर था, जहांगीर का 1605 से 1627 तक। और फिर ये जो शाहजहां था, शाहजहां का जो था काल, ये याद रखना 1627 से 1658 तक, 1627 से 1658 तक, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो इसका औरंगजेब का इधर लिख देता हूँ, ये 1658 से इसका काल चला था 1707 तक, है ना। सबसे लंबा किसका रहा, अकबर का रहा कार्य। तो ये भी आप याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने नोट किया ना तो ये कभी नहीं भूलोगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न में। देखो यहाँ दिया है, कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा था। तो भैया वो स्थान पता क्या था, मैंने से काफ़ी चेक किया, कहीं मुझे मद्रास लिखा हुआ मिला, और फिर जब मैंने गूगल पे चेक किया तो मुझे वहाँ पे अयोध्या भी मिला, है ना। तो मैंने ऑप्शन सी दे दिया यहाँ पे, अयोध्या, आप टिक करिएगा। और देखो 1857 की जो क्रांति है ये किस दिन स्टार्ट हुई थी, तो याद रखना 10 मई 1857, है ना। कहाँ से, मेरठ से, है ना, मेरठ से। मंगल पांडे जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये विद्रोह स्टार्ट किया था, है ना, 1857 याद रखना। इसमें पता है आपके जो दक्षिण भारत है ना, दक्षिण भारत ये अछूता रहा था इस क्रांति से। जैसे कि आपका हैदराबाद है, मैसूर है, कश्मीर है, ऐसी जो बड़ी रियासतें थी ना, जो बड़ी रियासतें थी, इन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था। तो आप याद रखना, ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं अपने इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो यहाँ दिया, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। तो देखो गलत मत करना, यहाँ पे सही जवाब जो है भाग 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग 5, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। आर्टिकल भी याद रखना कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो यहाँ पे आर्टिकल 124 से लेके आपकी 147 तक, है ना, 147 तक यहाँ पे लिख देता हूँ। 124 से लेके 147 तक आपको मिल जाएंगे भाग 5 में, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है, भारत का पहला ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला को कहाँ स्थापित किया गया है। भारत का पहला ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला को कहाँ स्थापित किया गया है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना भैया, सॉरी, ये केरल में किया गया। ये पता क्या है, ऑन्कोलॉजी क्या होता है बताओ। तो यहाँ पे याद रखना, ये एक भैया कैंसर, है ना, कैंसर संबंधित है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और ये केरल में स्थापित किया गया है। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। किस जैन महासंगति में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित किया गया था।
तो किस जैन महासंगति में जैन धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया था? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? सॉरी, आज वाकई में बहुत तेज ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत भयंकर तरीके से फीवर आने वाला है, क्यों मैं जल्दी बीमार नहीं होता हूँ, और जब होता हूँ तो फिर हालत बिगड़ जाती है दोस्त। और यहाँ पे देखो दिया है किस जैन महासंगति में जैन धर्म 2 भागों में। अरे भैया ये प्रथम जैन संगति थी, प्रथम जैन संगति थी। और ये कहाँ पर हुई थी बताओ? ये पहली वाली पाटलिपुत्र में हुई थी ना। मैं देखो ये सब बताता रहता हूँ आपको, पाटलिपुत्र। और ये पता है 2 भागों में बट गया था, सॉरी 2 भागों। एक था श्वेतांबर, है ना, श्वेतांबर, और एक थे दिगंबर। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में विभाजित हो गया था। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न में। तो यहाँ दिया भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किस टेलीकॉम कंपनी द्वारा किया गया है? सॉरी, भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किस टेलीकॉम कंपनी द्वारा किया गया है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे याद रखना आपका भारतीय एयरटेल हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन सी। अब कुछ दोस्तों ने यहाँ पे जियो को भी टिक किया होगा, है ना, सॉरी। तो यहाँ पे जियो नहीं, भारतीय एयरटेल हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भैया यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे बिल्कुल आपका जो सही जवाब है आपने टिक कर दिया है 42, 42वां, सॉरी। तो 42वां यहाँ सही जवाब हो जाएगा। और पहले स्थान पे है अमेरिका। कौन है? अमेरिका। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त, यहाँ पे कुछ दोस्त हैं 39वां भी बता रहे हैं, लेकिन वो गलत है। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे, सॉरी। जो यहाँ दिया है संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? पी हरीश जी को। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉरी, हमारा सही जवाब। और देखो संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वो कहाँ है बताओ? याद है? नहीं, न्यूयॉर्क भैया। कहाँ है दोस्त? न्यूयॉर्क में। स्क्रीनशॉट लो और PDF मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। अभी थोड़ा तबीयत सही नहीं है, शाम तक हो जाएगी और मैं आपको इसका PDF ज़रूर दे दूँगा। तो यहाँ दिया है, सॉरी, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मीबाई लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो होना चाहिए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के उसमें है ग्वालियर में। कहाँ पर? ग्वालियर में। तो ये भी आप याद रखना। और मैं यहाँ पे एक चीज़ यहाँ से और याद रखना, इसका जो स्थापना है वो 1957 में किया गया था, है ना। इसका स्थापना कब किया गया था? 1957। और ये एशिया का पहला है, एशिया का पहला है। तो ये भी याद रखना और इसे नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे दोस्त? यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा कावेरी नदी पर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कावेरी नदी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब। इसकी जो ऊंचाई है ना दोस्त, याद रखना 90 मीटर है। शरावती नदी पर बताओ कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो वो भैया जोगिया गरसोप्पा, है ना, जोगिया गरसोप्पा। इसकी जो ऊंचाई है ना वो कितनी है? 260 मीटर, है ना, सॉरी 260 मीटर। तो ये भी याद रखना। नर्मदा पे कौन सा है? तो नर्मदा पे है धुआंधार। कौन सा है? धुआंधार। ये भी आप याद रखना, धुआंधार जलप्रपात। इसकी ऊंचाई जो है 10 मीटर है। तो ये भी याद रखना। और एक वो है हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात जो है वो सुवर्ण रेखा जो है उस पर स्थित है नदी पर, और उसकी जो ऊंचाई है वो 74 मीटर है। तो ये भी आप हुंडरू जलप्रपात को भी याद रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त आपने नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। तो यहाँ पे दिया है कि सूरत किस नदी के किनारे स्थित नगर है? सूरत जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? यहाँ पे ये बताना है आपको। तो बिल्कुल दोस्त आपने यहाँ पे सही जवाब कर दिया होगा। क्या किया है दोस्त? चलो सभी लोग आंसर करो इसका, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ताप्ती, ठीक है ना, ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। गंगा के किनारे आपका हरिद्वार है, वाराणसी है, ये सब स्थित हैं, है ना।
ये आप याद रखेंगे। और गोमती के किनारे आपका लखनऊ है ना, लखनऊ को भी याद रखेंगे। गोमती के किनारे है, चंबल के किनारे आपका कोटा हो जाएगा, कोटा, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान में रखना, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। जो यहाँ पे दिया है, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था। तो आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था, आप इसका जवाब करिएगा। तब तक मैं आपको एक बात बताऊं, देखो कहते हैं ना कि चरित्र से पवित्र रहोगे तो फिर चाहे ज़माना स्क्रीनशॉट का हो या फिर स्क्रीन रिकॉर्डर का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपना दोस्त चरित्र उत्तम रखो, चरित्र बढ़िया रखो, मैं आपको बता रहा हूँ जीवन में 100% सफल हो जाओगे, ठीक है ना। मैं आपको बताऊँ, मैं आर्मी की तैयारी कर रहा था, मेरे पड़ोस में एक भैया थे जो आर्मी से आए थे वापस, ठीक है ना, रिटायरमेंट लेके आए थे। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा, भैया आर्मी में जाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। उन्होंने कहा लंगोट टाइट और पेपर राइट। मैं इस चीज़ को नहीं समझा उस टाइम वो क्या कह रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे बताया कि पेपर में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, पेपर हमेशा अपने राइट मतलब सही पेपर रखो, एकदम कोई कमी नहीं, कोई फॉल्ट नहीं। और अपनी लंगोट का मतलब अपना चरित्र जो है वो उत्तम रखो, मतलब कि कोई ये ना कह पाए कि ये लड़का वहाँ चौराहे पे किसी लड़की को देख रहा था या छेड़ रहा था, ठीक है ना। तो मतलब अगर आपका चरित्र उत्तम है, आपके पेपर राइट हैं, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। इस बात को ध्यान रखना मेरी। और चलते हैं दोस्त प्रश्न पे। और यहाँ पे याद रखना, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था, तो वो बनाया था कुत्ते को। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था। सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे दोस्त। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब आपका फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। अब देखो इसे पता है सिंचाई कर को बोलते थे सर्व ए हुक, है ना, सर्व ए हुक, सर्व ए हुक भी बोलते थे सिंचाई कर को। तो ये भी याद रखना। और फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, बिल्कुल दोस्त आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे दिया है, 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड में वेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब किस फिल्म को मिला है। तो भैया यहाँ पे आप बताइएगा। और यहाँ पे जो सही जवाब आपका गुलमोहर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। समुद्री जल में भैया इसमें नमक ही तो पाया जाता है ना, जिसे मीठा नमक भी बोलते हैं, मीठा नमक के नाम से बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, है ना। कितने प्रतिशत होता है पता है आपको, नहीं पता है, नोट कर लो यार, 77.8% होता है। और इसका जो pH मान होता है ना, वो 8 ही होता है। कितना होता है pH मान pH मान जो है वो 8 होता है। देखो दूसरे नंबर पे मैग्नीशियम क्लोराइड पाया जाता है और तीसरे नंबर पर मैग्नीशियम सल्फेट पाया जाता है 4% के लगभग, और ये शायद 9 या 10% के लगभग पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है, सतत विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। सतत विकास सूचकांक में भारत का स्थान पूछा है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो अभी हमारा जो सतत विकास सूचकांक में स्थान है वो 112वां है। कौन सा है, 112वां। और पहले नंबर पे जो है वो है फिनलैंड, ठीक है ना। पहले नंबर पर कौन है, फिनलैंड है। और यहाँ पे अगर कोई 121वें को कर रहा था, माफ़ी चाहता हूँ, 121वें को कोई कर रहा था, तो याद रखना ये भैया आपका 2022 में था, 2022 में था, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न में। तो यहाँ दिया है, 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 कहाँ आयोजित किए गए थे। 37वें राष्ट्रीय खेल, इसका मैं PDF दे दूंगा। PDF कैसे आपको डाउनलोड करनी है, कैसे ग्रुप ज्वाइन करना है, मैं अभी आपको सब बताऊंगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आपको ये दिख रहा है ना GK GS क्यू जैसा लिखा हुआ आ रहा है ना, जब फ़ोन को सीधा पकड़ रखा हाथ में, तो यहाँ पे ऐसे क्लास चल रही होगी ये, है ना। यहाँ पे ये बना होगा स्टिकर, ऐसे यहाँ लिखा होगा 20K सब्सक्राइबर वगैरह, है ना। इस पर क्लिक कर देना इसी पे, ठीक है ना। इस पर क्लिक करोगे पूरा चैनल खुल जाएगा। यहाँ पे ये ऐसा बना होगा, यहाँ लिखा होगा GK GS क्यूज, यहाँ लिखा होगा देशी फ्रॉम गाँव वाला, यहाँ पे एक टी करके लगा होगा और लिखा होगा कुछ, यहाँ पे लिखा होगा वन मोर लिंक। तो ये टी वाला जो है ना, वन मोर लिंक वाला, इस पर क्लिक करोगे एक टेलीग्राम लिंक खुलेगा, एक इंस्टाग्राम का मेरे लिंक खुलेगा। आप टेलीग्राम वाले को जाके ज्वाइन कर लेना और यहाँ से आपको जो PDF है बिल्कुल फ्री मिलेगी। और इंस्टाग्राम पर अगर कोई फॉलो करना चाहे तो दोस्त बिल्कुल मेरे साथ जुड़ सकता है। और
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद क्यों आपने 20 के जो सब्सक्राइबर हैं कंप्लीट कराने में मेरा बहुत सहयोग किया है, तो इसके लिए मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद कहता हूँ। और देखो चलते हैं अपने प्रश्न पे, और यहाँ दिया है 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का कहाँ आयोजित किए गए थे। तो भैया यहाँ पे जो आपका सही जवाब है, याद रखना भैया, गोवा में किए गए थे। कहाँ किए गए थे? गोवा में। इसमें जो प्रथम स्थान पर कौन रहा था, तो याद रखना प्रथम स्थान पर रहा था महाराष्ट्र। क्या रहा था? महाराष्ट्र रहा था, ये भी याद रखना। और जो 38वें खेल है ना, जो 38वें हैं, ये उत्तराखंड में किए गए 2024 में, है ना, 2024 में। तो ये देखो 2023 के हैं, ये 2024 के, ये उत्तराखंड में हुए, यूके मैंने लिख दिया यहाँ पे, और ये आपका गोवा सही जवाब हो जाएगा, है ना दोस्त। तो बिल्कुल चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखो यहाँ पे दिया है निम्न में से पंडित भजन सोपारी संबंधित है। निम्न में से पंडित भजन सोपारी जो है वो किससे संबंधित है? तो भैया ये है संतूर वादक, ये आपके संतूर वादक हैं, और पंडित शिव कुमार शर्मा जो है वो भी हैं, है ना। तो यहाँ पे आप दोनों पंडित जी को याद रखेंगे, पंडित भजन सोपारी जी को और पंडित शिव कुमार शर्मा जी को भी, ठीक है ना दोस्त। तो बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? देखो शुरुआत हुई थी विनेश फोगाट की क्वेश्चन से, और आज यहाँ पे लास्ट सेकंड लास्ट जो है वो भी उन्हीं से पूछ लिया गया। तो यहाँ पे याद रखना कुश्ती से संबंधित है। किससे? कुश्ती से। निशानेबाजी से कौन संबंधित था बताओ ओलंपिक में? निशानेबाजी से कमेंट बॉक्स में बताना। HW भी तो होना चाहिए ना आज आपके लिए। बैडमिंटन से तो आपको मैं बता ही दूंगा, PV सिंधु, है ना, PV सिंधु जी। और टेबल टेनिस से आपके शरत कमल थे, है ना। तो ये सब याद रखना। और चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। भारतीय जूनियर फुटबॉल हॉकी टीम का नया हेड कोच किसे बनाया गया है? तो भारतीय जूनियर फुटबॉल हॉकी टीम का मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, PR श्रीजेश, है ना। ये जो मशहूर गोलकीपर थे, है ना, हॉकी के सॉरी, तो इन्होंने संन्यास लिया और उसके बाद ये कोच बन गए। तो बिल्कुल दोस्त आप याद रखेंगे, नोट किए होंगे सभी क्वेश्चनों को। PDF के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और आप सभी को दिल से धन्यवाद। आप सभी ने बहुत सहयोग किया है मेरा 20 के कंप्लीट करवाने में। और अगर मेरी तबीयत सही रही तो मैं कल लाइव आऊँगा, ठीक है ना, संडे को कल लाइव आऊँगा, आपको मिलूँगा, सबको बातचीत करूँगा। और अगर थोड़ा सा फीवर आया तो फिर मुश्किल है, मंडे को मिलते हैं। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।